नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, इससे पहले हमने क्या किया था, प्रोसेस सर्वर के 3 ऐसे हमने डिस्कस किए थे। तो कई कह रहे हैं कि अभी इंग्लिश के एप्लीकेशन लगा दो इंग्लिश की एप्लीकेशन बता दो, जो भी है लेटर करवा दो। तो वो भी करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, ऐसे में अपनी नींव को पक्की कर देंगे। ऐसा है कि जो ऐसे हम करा रहे हैं दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि वो ही ऐसे आए, लेकिन जो जिनको हम कर रहे हैं उनसे हमें ये समझ आ जाएगा कि हमें नींव किस प्रकार से रखनी है, किस प्रकार से निबंध का फॉर्मेट होना चाहिए, ये सब हमें पता लग जाएगा। बाकी लिखने की तैयारी, क्योंकि दोस्तों ऐसा है, प्रोसेस सर्वर के पोस्टें कम है, मतलब फ़िलहाल तो ठीक ही है बाकी सालों को देखते हुए, लेकिन आप ये मान के चलो कि इतने सारे लोगों का जो है सिलेक्शन हुआ है मेंस में, और मेंस को क्लियर करके जिनकी जो होगी डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के लिए इतने जाएंगे, बाकी जो सिलेक्ट होंगे वो इतने होंगे। देख लीजिएगा। अब जो बंदा अपनी पूरी मेहनत से तैयारी करेगा, जो बंदा बार बार ऐसे ऐसे लिखेगा, निबंध लिखेगा, जो प्रयत्न करता रहेगा, वो इनमें आ जाएगा। बाकी जो तैयारी नहीं करेगा, वीडियो देखेगा, वीडियो देखने के बाद बस ऐसे ही देखकर दिमाग में बिठा देगा कि नहीं मैं तो कर लूँगा, मैं तो कर लूँगा, उन्हीं का देखो, वही लोग हमारे जो है ये बाहर वाले घेरे में आएंगे, वही लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। दोस्तों, आप ये सबसे बड़ी गलती करोगे। बेशक आप एक ही ऐसे लिखो, पर लिखो ज़रूर, लिखने की प्रैक्टिस करो। 1 घंटे में आप किस प्रकार से निबंध और लेटर जो है एप्लीकेशन कैसे लिख सकोगे, ये आपको तैयारी करनी है। आपको क्या करना है, सुबह उठ कर 1 घंटा आपको क्या करना है, कोई पार्टिकुलर टॉपिक लेना और टॉपिक के ऊपर आपको लिखना शुरू कर देना आपको लिखना शुरू कर देना है। फिर 1 घंटा दिन में लिखिए, 1 घंटा शाम को लिखिए, जितना हो सके दोस्तों लिखिए, क्योंकि सारा खेल ये क्या है, लिखने का ही है। क्योंकि कंटेंट तो मुझे पता है आप इतने बुद्धिमान है कि आप लिख देंगे, अरे परे से ऊपर नीचे से उठाकर आप कहीं ना कहीं से कंटेंट लिख लेंगे, लेकिन आपके शब्दों का चयन ही निर्भर करेगा। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि जो एग्जामिनर है, एग्जामिनर आपसे व्यक्तिगत रूप से नहीं मिला है, ना ही आप एग्जामिनर से व्यक्तिगत रूप से मिले हो। और एग्जामिनर और आपके बीच में एक जो है ना पुल का सेतु का काम कौन कर रहा है, सेतु का काम कर रहा है जो एग्जाम में आया। एग्जाम में आपके शब्दों का चयन, आपके लिखने की कला ही एग्जामिनर के ऊपर आपका प्रभाव डालेगी, और आपको ये प्रभाव ज़बरदस्ती ही डलवाना होगा एग्जामिनर के ऊपर। ना चाहते हुए भी एग्जामिनर को आपको पूरे नंबर देने पड़ेंगे। इसलिए शब्दों का चयन इस प्रकार से कीजिए अपनी दिनचर्या में और निबंध में कि सामने वाला आपसे प्रभावित हो जाए। तो चलिए, बिना किसी समय को बर्बाद करते हुए, बाकी मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, जो हम करवा रहे हैं ज़रूरी नहीं कि वही आए, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। तो भारत में शिक्षा, या हिमाचल में भी पूछा जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, भारत में शिक्षा। तो सबसे पहले, जैसा हम हर बार करते हैं कि एक फेमस व्यक्ति ने पर्टिकुलर निबंध के बारे में, पर्टिकुलर विषय के बारे में अपने क्या विचार रखे हैं, राय क्या रखी है, सबसे पहले हम उसे लिखेंगे। जैसे कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप विश्व को बदलने के लिए कर सकते हैं। किसने कहा है, नेल्सन मंडेला ने। तो मुझे ये अच्छी लगी, मैंने ये लिख दी। बाकी आप गूगल में सर्च करके कुछ और भी लिख सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप अपनी सहजता के अनुसार कर सकते हैं। उसके बाद हम परिभाषा या भूमिका लिखेंगे, आपको जो भी अच्छा लगे। भूमिका ज़्यादा लिखेंगे तो भूमिका ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो शिक्षा की उत्पत्ति दोस्तों 2 लैटिन शब्दों से मिलकर हुई है, एड्यूकेयर और एड्यूकियर। जो हमारा एड्यूकेयर है, एड्यूकेयर का अर्थ होता है हमारा प्रशिक्षित करना या सांचे में ढालना, और एड्यूकियर का अर्थ होता है हमारा निर्देशित करना। तो ये हो गया हमारा शिक्षा का परिभाषा या अर्थ। फिर थोड़ा सा हम शिक्षा के इतिहास के बारे में चले जाते हैं। आपको अच्छा लगे तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। भारत में विकसित होने वाली सबसे प्राचीन शिक्षा प्रणाली हमारी कौन सी थी, वैदिक प्रणाली थी। और वैदिक प्रणाली, शिक्षा प्रणाली का अंतिम लक्ष्य स्वयं का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना था। तो उसमें क्या था कि खुद के बारे में जानो, आत्माओं के बारे में जानो, खुद की आत्मा के बारे में जानो, यही जो था इसका मूल उद्देश्य था। यह प्रणाली गुरुकुल पर आधारित थी। बिल्कुल आप समझ गए होंगे। 700 ईसा पूर्व में तक्षशिला में प्रथम विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, और इसके पश्चात 4वीं शताब्दी
चौथी शताब्दी ईस्वी तक नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ था। इसके पश्चात शिक्षा प्रणाली में जो है निरंतर परिवर्तन होते चले गए। कई कई हमारी एजुकेशन पॉलिसी धीरे धीरे परिवर्तित हो गई और प्रेजेंट में हम क्या करते हैं, NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। तो ये थी थोड़ी भूमिका, फिर आगे लिखते हैं। ये हेडिंग है आपकी दोस्तों जो मैं बताऊंगा। बाकी आई होप कि आपको पसंद आ रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह से आपका रिस्पॉन्स आ रहा है, कमेंट तो आप करते नहीं, ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, बस देखकर चले जाते हैं। ये तो गलत बात है ना। रात को 2-2 बजे तक बैठ के हमें कंटेंट बनाना पड़ता है, अपना काम को ख़त्म करके खुद को भी पढ़ना पड़ता है और फिर आपके लिए कंटेंट भी तैयार करना पड़ता है। इसलिए आपका ये दायित्व बनता है कि आप लाइक तो कम से कम वीडियो को करें ही ना, शेयर नहीं करना चाहते तो। बाकी ये हमारी हेडिंग हो जाएगी कि भारत में शिक्षा के विभिन्न स्तर, इनसे संबंधित मुद्दे, चुनौतियां एवं समाधान, ये आपकी हेडिंग हो जाएगी। तो एक होता है हमारा प्री स्कूल स्तर, एक होता है हमारा प्राथमिक स्तर, एक हमारा माध्यमिक स्तर और एक हमारा उच्च स्तर। बाकी जैसे जो होते हैं ना UPSC वाले, HS वाले, वो क्या करेंगे, वो प्री स्कूल स्तर मतलब वो अलग अलग लिखते हैं। जैसे वो लिखते हैं प्री स्कूल स्तर, तो पहले प्री स्कूल स्तर में लिखते हैं वो संबंधित जो है चुनौतियां, चुनौतियों के बाद वो मुद्दे और चुनौतियां लिखने के बाद वो क्या लिखते हैं, समाधान लिखते हैं प्री स्कूल स्तर का। फिर वो प्राथमिक स्तर का अलग से लिखेंगे, फिर वो माध्यमिक स्तर का अलग से लिखेंगे और उच्च स्तर का अलग से लिखेंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एग्जाम के लेवल को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो एग्जाम के लेवल को ध्यान में रखते हुए मैंने क्या किया कि इन जो भी हमारे 4 स्तर हैं, प्री स्कूल, प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और उच्च स्तर की मुद्दे और चुनौती हम एक साथ लिखेंगे और इसके समाधान भी हम एक साथ ही लिखेंगे। तो मुद्दे और चुनौतियां हैं कि बचपन व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसमें आजीवन सीखने व मानव विकास की नींव रखी जाती है। बिल्कुल। तो तेजी से हो रहे शहरीकरण, एकल परिवारों में वृद्धि और संयुक्त परिवार के विघटन के कारण अनेक माता पिता अपने बच्चों को प्री स्कूल भेजने के लिए विवश हैं। प्री स्कूल मतलब कि आंगनबाड़ी, शायद मे भी। बाकी आप कमेंट बॉक्स में मुझे सही कर सकते हैं कि नहीं, आपने गलत बोला, आप प्री स्कूल आंगनबाड़ी नहीं होगा या कुछ होगा, जो भी आपको लगता है। बाकी फिर एक आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार 96 लाख से अधिक बच्चे अभी भी स्कूलों से बाहर हैं, स्कूल में जा ही नहीं रहे बंदे। निजी स्कूलों की संख्या बढ़ने के कारण शिक्षक की लागत में भी वृद्धि हो रही है। माध्यमिक स्तर पर मिडिल स्कूल्स में, मतलब ऐसे ही समझ सकते हैं कि माध्यमिक स्तर पर IT और व्यावसायिक क्षेत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम की अवहेलना की गई है अथवा इसमें विशेष महत्व प्रदान नहीं किया गया है। तो दोस्तों सबसे बड़ी समस्या तो हमारे पाठ्यक्रम में ही है। मैं तो भारत की एजुकेशन पॉलिसी का खुलकर विरोध करता हूं। हालांकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी थोड़ी सी सही है, लेकिन हालांकि इसे अभी और संशोधन करने की आवश्यकता है। बाकी शिक्षा में राजनीति का भी हस्तक्षेप हो रहा है। तो दोस्तों शिक्षा का मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि शिक्षा को एक व्यापार के रूप में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बात दोस्तों सोचने वाली हो जाती है, अगर हमारे स्कूलों में सही ढंग से पढ़ाया जाता तो क्या आज जो अकेडमीज़ खुली हैं, अकेडमीज़ जो हमारी खुली हैं आज जगह जगह पर ही खुली हैं, क्या वो अकेडमीज़ आज चल पाती? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये एक सोचने वाली बात है। अगर आप अकेडमी जाते होंगे तो मैं तो कहूँगा कि आप ना ही जाए। तो आगे देखते हैं। समाधान की अगर बात करें तो धीमी गति से सीखने वालों की सहायता हेतु तकनीकी के उपयोग की आवश्यकता है, जिसमें बच्चे अपने कमज़ोर पक्षों को मजबूत कर सके। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनकी जो है स्मरण क्षमता कम होती है, जो कि धीमी गति से सीखते हैं। तो उनके लिए क्या है, एक विशेष तकनीक होनी चाहिए जिसमें बच्चे के अपने कमज़ोर पक्षों को, उन्हें लगे कि मैं इस सब्जेक्ट में कमज़ोर हूँ या मेरा ये पक्ष कमज़ोर है, तो उसे वो मजबूत कर सकें। आई होप क्लियर हो गया होगा। बाकी दोस्तों मार्केटिंग करना मैं धीरे धीरे भूल रहा हूँ, क्योंकि मार्केटिंग की वो बहुत टाइम हुआ। मार्केटिंग करने की भी वैसे आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि मार्केटिंग तो आप लोग खुद ही कर देते हैं अगर आपको कंटेंट बढ़िया लगता है। तो बाकी मैं तो इतना ही कहूँगा, आपके भलाई की ही बात करूँगा कि अगर आपको हमारे चैनल पर अपलोड किसी भी वीडियो का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपको क्या होगा, कोई भी हमने PDF वैसे डाल दिए हैं लेकिन आपको PDF शो नहीं होंगे। तो आपने क्या करना है, आपको जिसके भी PDF चाहिए आपको मुझे पर्सनल मैसेज करना है। ग्रुप में से मेरा नंबर निकाल कर आपको पर्सनल मैसेज करना, मैं आपको भेज दूंगा। बाकी इसका जो है क्या बोलते हैं, इसका PDF भी हम व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल देंगे। तो आगे देखते हैं कि स्थानीय अवसरों और संसाधनों के अनुरूप व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के विकल्पों में वृद्धि करने की भी आवश्यकता है। तो भारत में जो है पाठ्यक्रम थोड़ा, ये इनका कहने का मतलब है कि इस प्रकार से होना चाहिए कि स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाए, जिससे व्यक्ति क्या करे, रोजगार के अवसर
ना ढूंढे, बल्कि वो रोजगार के अवसरों को सृजित करे। खुद खुद तो बंदा रोजगार करे ही करे, साथ में औरों को भी रोजगार के जो है अवसर क्या बोलते हैं उसे, माफ कीजिएगा, प्रावधान शामिल करें या रोजगार के अवसर प्राप्त कराएं। बाकी शिक्षकों के लिए भर्ती अवसर आदि की प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है, बिल्कुल। बाकी ये थे हमारे कुछ मुद्दे और चुनौतियां और उनके समाधान। बाकी उसके बाद हमारा हो जाता है कि शिक्षा पर व्यय, कि भारत सरकार शिक्षा पर कितना व्यय करती है। तो विश्व बैंक ने हाल ही के एक अध्ययन में कहा है कि भारत ने अपने बजट का 14.1% शिक्षा पर खर्च किया, जबकि समान स्तर के जीडीपी वाले वियतनाम और इंडोनेशिया में यह प्रतिशत भारत से ज़्यादा है। दोस्तों, एक बात सोचने वाली हो जाती है कि शिक्षा पर व्यय नहीं किया जा रहा है, आखिर क्यों? तो इसके लिए आपको हमें आप मिलकर आवाज़ उठानी है दोस्तों। जब तक शिक्षा का स्तर बेहतर नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि हमारा देश, जिसे कहते हैं ना कि विश्व गुरु या सोने की चिड़िया बन पाएगा। तो इसीलिए शिक्षा का होना, गली गली में जब आप घूमो तो ऐसा होना चाहिए कि गली गली में बच्चे जो है नशा करते हुए ना मिले उनके हाथ में एक पुस्तक को, वो पढ़े। समझ रहे हो मेरे कहने का भावार्थ? तो आगे देखते हैं कि शिक्षा का महत्व। तो दोस्तों, ऐसा हो सकता है ना कि आपको भारत में शिक्षा ये ना आए, ये आकर आपको शिक्षा का महत्व ही आ जाए। तो इसलिए बोल रहा हूँ, पीडीएफ को पढ़िए, 2 3 4 बार पढ़िए, या तो आप वीडियो को ही देखिए, क्योंकि वीडियो देखने से आपको जो है ये आइडिया लग जाता है। तो शिक्षा का महत्व थोड़ा सा देखते हैं कि शिक्षा मानव जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिना शिक्षा के मनुष्य की तुलना एक पशु से की जाती है। शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य समाज की समस्याओं का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाधान कर सकता है। शिक्षा किसी भी समाज को बदलने के लिए अकेले ही पर्याप्त है। शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य की सोचने की क्षमता में वृद्धि होती है। राष्ट्र के भाग्य के स्वरूप का निर्माण उसकी कक्षाओं से ही होता है। तो ये था शिक्षा का महत्व। बाकी अगर शिक्षा का महत्व आए तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ये सारा लिख देना है, जितना भी यहाँ तक है शिक्षा का महत्व। बाकी आप इतने बुद्धिमान है कि आप अपनी सहजता के अनुसार, आप अपनी तर्क क्षमता के आधार पर लिख सकते हैं। तो बाकी निष्कर्ष के बारे में अगर बात की जाए दोस्तों, तो निष्कर्ष में हम इतना ही लिखेंगे कि माता शत्रु पिता वैरी ये इन बालो ना पाठितः ना शोभते सभा मध्य बको यथा। अर्थात आपने 10वीं कक्षा में पढ़ा ही होगा, यह श्लोक 10वीं में है या संस्कृत में ही है, पर बहुत ही अच्छा श्लोक है दोस्तों, मेरे बहुत मतलब मन के निकट है। अर्थात जो माता पिता अपने बच्चों को शिक्षित नहीं करते, वे अपनी संतान के लिए सबसे बड़े शत्रु के समान हैं। शिक्षित व्यक्तियों में एक शिक्षित व्यक्तियों में एक अशिक्षित व्यक्ति की स्थिति हंसों के बीच एक बगुले के समान होती है। जिस तरह से मनुष्य वायु के बिना जीवित नहीं रह सकता, उसी तरह से शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन भी सरल प्रतीत नहीं होता। भारत में शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य सरकारी नौकरी की चाहत है ना दोस्तों? सही बोला या गलत? भारत में शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य सरकारी नौकरी की चाहत है। इस सोच को बदलने की आवश्यकता है, और आवश्यकता है एक ऐसी शिक्षा प्रणाली को विकसित करने की जिसमें मनुष्य का चौमुखी विकास हो। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का विषय। बाकी जो लोग कह रहे हैं ना कि इंग्लिश की भी प्रोवाइड करो, तो दोस्तों क्या करेंगे, पहले तो हम ऐसे जो है अभी तक शायद जितना मुझे जानकारी है, अभी तक मेंस की डेट शायद आप नहीं आई है। अगर मेंस की डेट आई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बता दो, उसी तरह से फिर हम तैयारी करेंगे। बाकी अभी तक मेंस की जो है मुझे नहीं लगता कि कोई डेट आई है। अगर आई भी होगी तो चलो अच्छी बात है, नहीं आई हो तो अच्छी बात है। बाकी 4 हमने कर लिए हैं, बाकी और एक आधा और करेंगे जो हमें ज़रूरी लगेगा। देखते हैं, कोरोना के ऊपर कर ले, पर कोरोना मुझे नहीं लगता कि इतना ज़रूरी है। पर फिलहाल जैसे कि कोरोना का नया जो है आ रहा है, तो उस तरह से कोरोना तो करना पड़ेगा शायद। बाकी चलो दोस्तों, शिक्षा के ऊपर ही है ना, आगे हम करेंगे डिजिटल शिक्षा या ऑनलाइन शिक्षा के बारे में भी थोड़ा सा लिख लेंगे। यहाँ पर लिखने की मुझे इतनी याद नहीं रही, क्योंकि रात को नींद भी आती है। 2-2:30 बजे तक आपके कंटेंट की जो है तैयारी करते हैं, आपको कंटेंट प्रोवाइड कराने की हम पूरी तैयारी करते हैं। बाकी दोस्तों ऐसा है कि लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। जितने लोग आप देख रहे हैं ना, 500 600 400 लोग देख रहे हैं वीडियो को, तो आपका तो ये दायित्व बनता ही है, जब आप फ़ायदा ले रहे हो तो आप बदले में हमें एक लाइक अवश्य दें। बाकी ऐसे कि हम लाइक के भूखे तो है नहीं, फिर भी एक क्या है, मोटिवेशन हमें मिलती रहती है। बाकी दोस्तों किसी दिन हम लाइव आएंगे, आई होप कि आप जुड़ जाएंगे। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए।
व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने से क्या होगा, प्रत्यक्ष रूप से आपका हमारा इंटरेक्शन होगा, प्रत्यक्ष रूप से हम एक एक करके भी आपसे इंटरेक्शन कर सकते हैं, पर्सनली कर सकते हैं। बाकी जिन लोगों को क्या है, हम क्वेश्चन देंगे आपको, हाँ ऐसा करेंगे कि हम आपको क्वेश्चन बनाकर देंगे कि इन क्वेश्चन के ऊपर निबंध लिखिए। बाकी जिन लोगों को जो है लिखना है, तैयारी करनी है, वो हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज करें, क्योंकि हम आपके साथ हैं, नौकरी के साथ भी, नौकरी के बाद भी। ऐसी शिक्षा मिलेगी कि नौकरी के साथ भी, नौकरी के बाद भी। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, जय भारत।